हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास की साइंस में अपने जो चैप्टर चल रहा है वो 9वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है प्रकाश, और इस चैप्टर का ये 6वां पार्ट है। मतलब इस चैप्टर की ये 6वीं क्लास है। देखो, प्रकाश से जो चैप्टर है 10th क्लास में 9वां चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। हम ये कहें कि जो 9वां चैप्टर है वो आधा है, वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 2 ही टॉपिक है। एक तो है प्रकाश का परावर्तन है और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन है वो अपने कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमने दर्पण के बारे में पढ़ा। दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। तो अपवर्तन में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, और लेंस से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं ये पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम की सतह, जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये क्या है, माध्यम की सतह है, तो इससे टकराकर वापस लौटती है, ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण इस माध्यम की सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वापस से लौट जाती है, उसको तो हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। यदि प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। और यदि वही प्रकाश की किरण आगे चली जाती है, मतलब टकराकर वापस नहीं लौटती है और आगे निकल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो, हम चित्र बनाते हैं और चित्र बनाने के बाद में परिभाषा को समझेंगे। ये मान लो कि ये अलग माध्यम है और ये अलग माध्यम है, ठीक है। ये ऊपर वाला है वो कौन सा है, विरल माध्यम है, जिसकी परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी कि विरल माध्यम किसको बोलते हैं, जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर हो। वह माध्यम जिसमें पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। जैसे मान लो कि वायु है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वायु है, और इधर कौन सा है, संगन माध्यम, यहाँ है वो है जल, ठीक है। तो विरल माध्यम और संगन माध्यम में क्या अंतर है, ये मैंने स्टार्ट में बताया था कि विरल माध्यम किसे बोलेंगे, जब पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं या जिस माध्यम में पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं, ठीक है। और संगन माध्यम किसको बोलेंगे, जिस माध्यम में पदार्थ के कण पास पास होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संगन माध्यम बोलते हैं। अब मान लो कि यहाँ से ये सूर्य है, इससे कोई प्रकाश की किरण है, वो क्या करती है, यहाँ पर आकर टकराती है, ठीक है। ये प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है। अब देखो, ये प्रकाश की किरण देखो, अगर सीधी जाती तो ऐसे जाती है, ठीक है, परंतु ये प्रकाश की किरण क्या होती है, इधर मुड़ जाती है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, ठीक है, इस माध्यम से जब इसमें आएगी, प्रवेश कर जाएगी, पारदर्शी माध्यम है, चली जाएगी, परंतु सीधी नहीं जाएगी।
अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो देखो परिभाषा कैसे होती है प्रकाश के अपवर्तन की, ये देखो एक बार थोड़ा सही ढंग से चित्र बनाते हैं हम, क्योंकि एक साथ में मान लो पूरा बड़ा चित्र बनेगा ये, तो ये आप लोगों को साथ में बता देता हूं। देखो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसके अंदर देखो हम चित्र बना रहे हैं, तो ये कोई दो माध्यम है, ये कौन सा है, विरल माध्यम है, मतलब वायु है, ठीक है। और ये कौन सा है, संगन माध्यम है, मतलब जल है, मतलब इधर तो वायु है और इधर क्या है, जल है। अब क्या होगा कि जैसे ये सूर्य है, इससे कोई प्रकाश की किरण आती है यहाँ पे, ये प्रकाश की किरण यहाँ आएगी, ठीक है। अगर ये सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, ठीक है। मतलब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, या हम ये कहें कि अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कैसे, जैसे ये कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, ये इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। जैसे ही मान लो ये इस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये क्या हो रहा है कि ये तो इसका पथ है, ठीक है, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाती है, मतलब पथ पे न जाके, सीधी न जाके इधर उधर हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि प्रकाश का अपवर्तन किसे बोलेंगे, नोट कर लेना, हेडिंग लगा लेना सबसे पहले, प्रकाश का अपवर्तन, और उसके अंदर परिभाषा लिखनी है अपने को कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम की, या हम ये कहें कि जब यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है, यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब देखो इस प्रकाश की किरण का नाम क्या होता है, आकर टकरा रही है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, आपतित किरण, जो हमने पहले भी पढ़ा था। प्रकाश की वह किरण जो आकर टकराती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अब ये प्रकाश की किरण है, इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण। देखो परावर्तन में क्या था, परावर्तित किरण था, ये क्या है, अपवर्तन है, तो इसमें हम इस किरण का नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो एक लंब बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। और यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको आई, मतलब कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको आर से लिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। तो देखो ये परिभाषाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का रेखा चित्र। ये क्या हो गया, प्रकाश के अपवर्तन का रेखा चित्र। कैसे बना, समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो देखो ये प्रकाश की किरण आकर टकरा रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और ये अपवर्तित हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, अभिलंब बनता है। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ये परिभाषाएं मैंने स्टार्ट में बता दी है कंप्लीट। ठीक है, पहले की क्लासें थी उसके अंदर मैंने कंप्लीट समझा दी है। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और इसको किससे लिखते हैं, हम आई से लिखते हैं। ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है कि यह है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो ये तो हो गई प्रकाश के अपवर्तन का रेखा चित्र। अब क्या होता है कि यदि मान लो आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे ये किरण है इस पथ से इधर आई, क्या ये किरण इस पथ से इधर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, या आपको कोई ये पूछे कि ये प्रकाश की किरण इधर ही क्यों आई, ये प्रकाश की किरण इधर ही क्यों आई, इधर कैसे नहीं गई। ठीक है, मतलब ये प्रकाश की किरण है वो इधर ही क्यों आई, इधर क्यों नहीं गई, तो ये भी प्रश्न बनता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसका जवाब देने के लिए हमें दो स्थितियां याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका जवाब देने के लिए हमें क्या करना है, दो स्थितियां याद करना है। कौन कौन सी स्थितियां, देखो पहली स्थिति में बताता हूं आपको। पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति ये होती है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब, तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आती है। ठीक है, देखो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आती है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि ये विरल माध्यम है, ठीक है, और ये कौन सा है, संघन माध्यम है। ठीक है, अब देखो इस विरल माध्यम से ये संघन में आ रही है तो ये क्या होगी, इस अभिलंब के पास आएगी। तो ये तो स्थिति होती है पहली। उसके पश्चात दूसरी स्थिति ये होती है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। देखो दोनों स्थितियां दोबारा ध्यान से देखना। पहली स्थिति यह है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आती है। दूसरी स्थिति इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है। तो देखो पहली स्थिति तो ये बनी हुई है। ठीक है, कैसे बनी है ये स्थिति, देखो कि जब प्रकाश की किरण, ऊपर वाला कौन सा है, विरल माध्यम है। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा है, विरल माध्यम है, नीचे वाला संघन है, तो विरल से संघन में आ रही है तो इस अभिलंब के पास आएगी। अब मान लो
कि यही प्रकाश की किरण मान लेते हैं, ठीक है। यही प्रकाश की किरण क्या करेगी, जैसे इसका पथ ये है, ठीक है, और ये जाएगी किधर, इधर जाएगी, क्योंकि ये वापस माध्यम कौन सा हो जाता है, विरल माध्यम, मतलब यहाँ पे वापस वायु है, ठीक है। तो ये वापस विरल में आ रही है, तो ये इधर जाएगी, और ये क्या बन गया, इसका अभिलंब बनेगा। ये क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा। तो देखो ये इस अभिलंब से क्या जा रही है, दूर जा रही है, किसके अंदर, दूसरी स्थिति के अंदर। तो ये दोनों स्थितियां अपने को याद रखनी है। दोनों स्थितियां, पहली स्थिति क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आती है। दूसरी स्थिति क्या है, जब प्रकाश की किरण संगन माध्यम से विरल में जाती है। पहले में क्या आ रही है, विरल से संगन में आ रही है, ठीक है, सीधा याद रखो, पहले में क्या आ रही है, विरल से संगन में आ रही है, तो वो क्या होगी, अभिलंब के पास आ गई। दूसरे में संगन से विरल में जा रही है तो वो क्या होगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रकाश के अपवर्तन की दो स्थितियां। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है उसके नियम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो देखो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम, अपवर्तन का नियम पहला क्या हो गया, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। देखो पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये कौन सी है, अपवर्तित किरण है, और ये क्या है, अभिलंब है। ये तीनों क्या हो रहे हैं, एक ही तल के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, इसका पहला नियम बोलते हैं। दूसरा नियम क्या है कि अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो निश्चित माध्यम के लिए स्थिर होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो दूसरा नियम, अपवर्तन में आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात। देखो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को किससे लिखते हैं, कोण I से लिखते हैं, और अपवर्तन कोण है उसको किससे लिखते हैं, कोण R से लिखते हैं। तो इसका क्या होगा कि अनुपात है वो किन्हीं दो निश्चित माध्यम के लिए स्थिर रहता है। अनुपात किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए स्थिर रहता है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। देखो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हुए। पहला नियम क्या था कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। दूसरा, अपवर्तन कोण में आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए स्थिर होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन I बटा साइन R बराबर स्थिरांक।
तो ये तो हो गया, क्या हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन है उसके दो नियम हो गए। दोनों नियम कौन कौन से? ये देखो, आपतन कोण कौमा अपवर्तन कोण, सॉरी, पहला नियम क्या था? आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए स्थिर रहता है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। तो अब देखो इसके अंदर नोट्स के रूप में कैसे लिखना है कि सबसे पहले अपने को हेडिंग लगानी है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग लगा लिया, उसके पश्चात प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है, जो आप लोग लिख लो, मैं बोल देता हूँ दोबारा। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। क्या हुई कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद में देखो ये चित्र बनाना है कंप्लीट, ठीक है। चित्र बना लिया, चित्र बनाने के बाद में देखो एक नंबर स्थिति ये लिखनी है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संगन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब के पास आ जाती है, ठीक है। मतलब जब कोई प्रकाश की किरण विरल से संगन में आ रही है तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? अभिलंब के पास आ जाएगी। और दूसरे में क्या लिखना है पॉइंट कि जब प्रकाश की किरण संगन माध्यम से विरल में जाती है, मतलब इस संगन से विरल में आ रही है, तो वह अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर। जैसे इसके अंदर तो देखो अभिलंब के ये पास आ रही है और इसके अंदर क्या चली जाएगी? ये दूर चली जाएगी, ये हो जाएगा। उसके पश्चात हेडिंग लगाना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो नियम के अंदर अपने को क्या लिखना है? आपतित किरण कौमा, पहला नियम लिखना है आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या लिखना है? अपवर्तन में, या हम पूरा लिखें तो प्रकाश के अपवर्तन में, ऐसे लिख सकते हो, इसको अच्छा लगेगा कि प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए स्थिर रहता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक होता है। तो इस प्रकार से ये नोट्स बनाना है, ठीक है। आप लोग कंप्लीट नोट्स बनाते रहे। अभी ये चैप्टर, प्रकाश वाला चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि मान लो कि इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हुआ, उसके अंदर 5 क्लासें हो गई, आज 6वीं क्लास है ना। तो आगे भी क्लासें चलती रहेगी। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग इन क्लासों को देखते हो तो क्रम से देखो। सबसे पहली क्लास है उसको सबसे पहले देखो, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, इस प्रकार से देखते रहो। ये नहीं कि आप लोग सीधा ही ये क्लास उठा के देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सीधा ही आपने, जैसे प्रतिबिंब बनाने वाली क्लास है, उसको उठा लिया, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं वो देखना स्टार्ट कर दिया, तो वो आप लोगों के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में आप ये सोचोगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा वो समझ में। आप लोगों को क्या करना है कि कंप्लीट क्रम से देखना है। सबसे पहले आप पहली क्लास को देखो, उसके नोट्स बनाओ, उसके बाद में दूसरी क्लास को देखो, नोट्स बनाओ, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं, 6वीं, इस प्रकार से क्रम से देखते रहो और क्रम से नोट्स बनाओगे, तभी क्या होगा, आपके सुव्यवस्थित रूप से नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो उसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछो। आप ये नहीं कि सीधा मान लो तीसरी क्लास है वो उठा के देख रहे हो, उसके अंदर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है तो बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आएगा। आप लोग जब क्रम से देखोगे तभी समझ में आएगा, और क्रम से नहीं देखोगे तो उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग कंप्लीट पूर्ण रूप से जितने भी ये वीडियोज़ हैं, जितनी भी ये क्लासें हैं, उनको क्रम से देखते रहो। क्रम से जब इनको देखते रहोगे आप लोग तो आपको अच्छी तरह से ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे आज का अपना टॉपिक है ये अपना क्या चल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन। तो आज का अपना टॉपिक ये कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है,
उसका रेखा चित्र, उसकी 2 स्थितियाँ, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है कि इसके नियम। ठीक है, ये अपने इस क्लास के अंदर पढ़ा है। तो अब अपने को क्या करना है कि मैं ये चैप्टर मैंने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड है। बाकी मान लो आप चैप्टर है 10th क्लास में, बाकी जितने भी चैप्टर उनमें सबसे ज़्यादा ये हार्ड चैप्टर है। ठीक है, उसके पश्चात एक कार्बन वाला है जिसमें संरचनाएं बनाना है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है। कई लोग क्या करते हैं कि हार्ड चैप्टर उसको सबसे लास्ट में करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बच्चों के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में जब एग्ज़ाम के पास में वो करवाया जाएगा तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा है उस चैप्टर को पहले यदि करवाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास में टाइम रहेगा, आगे जो भी टाइम आएगा उसमें भी आप उसको अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, इसलिए वो आप लोगों के अच्छे तरह से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने ये हार्ड चैप्टर पहले स्टार्ट किया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए ये चैप्टर है। आगे इसको मैं दोबारा बताऊं तो आप कंप्लीट पूर्ण रूप से ये चैप्टर आपके क्लियर हो जाए। ये चैप्टर आपके, अगर आप 11वीं क्लास के अंदर 12वीं क्लास के अंदर साइंस लोगे तो उसके अंदर भी आपको बेनिफिट इस चैप्टर का मिलेगा, क्योंकि 12वीं क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल लगभग 90% सेम है। 12वीं क्लास फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर है वो 90% सेम ही है आगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग नियमित रूप से इन क्लासों का लाभ उठाएं और जितने भी अपने साथीगण हैं उनको भी बताएं कि ये क्लासें नियमित रूप से इस प्रकार से लग रही है, जिससे क्या होगा कि वो भी इस क्लासों का लाभ उठा पाएंगे। यदि आप इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलाते रहोगे, क्लासें हैं उसको नियमित रूप से लेते रहोगे, तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा लाभ होगा, या हम ये कहें कि बहुत बेनिफिट होगा इसका। क्योंकि कई स्टूडेंट अभी ऐसे ही बैठे हैं, जब स्कूलें खुलेगी तब वो नींद से जागेंगे, तब क्या होगा कि टाइम है वो बहुत निकल जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयार रहें, अभी से ये क्लासें है वो नियमित रूप से लेते रहें। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे की क्लास है उसके अंदर हम आगे का टॉपिक करेंगे। आगे का टॉपिक अपना क्या होगा? लेंस होगा। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस है उनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो उससे चश्मे से हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। नज़र पास का चश्मा भी लगाते हैं, एक दूर का भी चश्मा लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या फ़र्क है, ये सब कंप्लीट हम जो आगे का पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे।